सीबीएसई क्लास 9th के लिए ये सबसे फिक्स क्वेश्चन है। स्कूल चाहे जो भी हो, सीबीएसई के जितने भी स्कूल हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके 100% आने वाले हैं। जब भी कोई एग्जाम या यूनिट टेस्ट या जो भी स्कूल के आपके एग्जाम होंगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। आ रहा है समझ में? तो इसके लिए सबसे फर्स्ट आपको क्या क्या प्री रिक्वायर्ड पार्ट चाहिए। आपको प्री रिक्वायर्ड पार्ट, प्री रिक्वायर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्री रिक्वायर्ड का मीनिंग क्या होता है कि जो नेसेसरी है इसको समझने के लिए, क्योंकि इससे पहले हम लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आपको मीनिंग ऑफ इनर्शिया समझना पड़ेगा। मीनिंग ऑफ इनर्शिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको क्या है? एक्सेलरेशन के बारे में समझना है। जितने भी प्री रिक्वायर्ड पार्ट है सबको मैं लिख रहा हूं। फिर नेक्स्ट फोर्स, नेक्स्ट मास, नेक्स्ट मोमेंटम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब आना ही चाहिए आपको, क्योंकि अगर इसको अच्छे से नहीं पढ़ा तो इसमें काफी दिक्कत आने वाला है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब भी हम लोग बात करते हैं इनर्शिया, इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है? इनर्शिया इज ए स्टेट। आ रहा है समझ में? जैसे कोई ऑब्जेक्ट को आपने अगर रेस्ट में रखा हुआ है, सो इट विल ट्राई टू रेसिस्ट इट्स पोजीशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इट विल कंटिन्यू इट्स पोजीशन, मीन्स इट विल कंटिन्यू इन रेस्ट कंडीशन until and unless external forces are not applied। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे समझो कि रेस्ट में है, तो इसको हमको एक्सटर्नल आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, देने क्या हो जाता है? मोशन में आता है। या अगर मोशन में है तो इसको रेस्ट में करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं हम लोग। तो इसको बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है? तो इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। जैसे न्यूटन्स क्या, हमारे पास 3 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? इट इज बेस्ड ऑन इनर्शिया। तो इनर्शिया का कंसेप्ट का मीनिंग क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट कंडीशन में है, सो इट विल कंटिन्यू इन दैट कंडीशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेज आर अप्लाइड। जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, अगर इस पेन को हमने ऐसे रेस्ट में रखा है तो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जैसे ही ऐसे हमने मार दिया तो देखो मूविंग कंडीशन में आ जाएगा, पेन नीचे गिर सकता है। इसलिए जो फर्स्ट लॉ बेस है वो किस पे बेस्ड है? इनर्शिया के बारे में बताता है। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस लिखने के लिए आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में, तो फर्स्ट लॉ इट स्टेट्स अबाउट इनर्शिया। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन और इन मोशन कंडीशन, इट विल कंटिन्यू इन दैट कंडीशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेज आर नॉट अप्लाइड। जब तक हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, इसका कंडीशन क्या होगा? चेंज नहीं होगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। जैसे अगर हम लोग सोते हैं तो कैसे अलार्म बजाते हैं, 6 बजे जाना है स्कूल, इसलिए जग जाते हैं। संडे को हमारा 8 बजे जगना पड़ता है, क्योंकि उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहता, नहीं जाना है स्कूल, आज तो सोना है जस्ट। सो फर्स्ट लॉ क्या है? बेस्ड ऑन इनर्शिया। आ रहा है समझ में? लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ से ही हमारा ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, F इक्वल टू m। यस, इसलिए हो सकता है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स, हमारा फोर्स के टाइप क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। आ रहा है समझ में? अगर फ्रिक्शन नहीं रहा तो बॉल रुकेगा ही नहीं। लेकिन क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे बॉल को आप रोल कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बॉल कुछ टाइम के बाद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होता है। फोर्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, यस और नो। फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे हम बाइक चलाते हैं तो हमको पैडल क्यों मारना पड़ता है साइकिल चलाते हैं तो? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है, उसको ओवरकम करने के लिए। अगर हमारा फ्रिक्शन नहीं रहता तो वो तो बिना पैडल मारे ही कहीं भी जा सकते हो, आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा रुकने के लिए। इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज करता है, रेसिस्ट करता है इसके मोशन में। इसलिए वो रेस्ट से किस में आ जाता है? मोशन से रेस्ट में आ जाता है। जैसे कोई बैट्समैन मारता है और कैच करना है, तो बॉल तो मोशन में है तो उसको ऐसे करना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स। इसलिए जब भी कैच लेते हैं तो ऐसे खींचते हैं वो लोग कि चोट नहीं लगे। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमने इनर्शिया का मीनिंग समझ लिया है। आ रहा है समझ में? इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है ये भी याद रखना है। इनर्शिया डिपेंड करता है आपको मास पे।
यहाँ पे F इक्वल टू M है, ये मैंने लिख दिया है। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। इनर्शिया इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास, ये भी लिख सकते हो आप। मेजर ऑफ मास मतलब अगर मास ज्यादा है किसी ऑब्जेक्ट का तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे आपने एलिफेंट ले लिया तो एलिफेंट का मास कितना है, बहुत ज्यादा है, तो अगर वो ऐसे खड़ा है तो आपके ऐसे पैर से मारने से वो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है उसको। वही बॉल को मारते हो तो काफी दूर जाने वाला है फुटबॉल को। सो इनर्शिया इज द मेजरमेंट ऑफ मास। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इच it will continue their position. If the object is in rest condition, it will continue in rest condition. If object is in motion condition, then it will continue in motion condition. आ रहा है समझ में? So what is inertia? Inertia is the property of, यहाँ पे लिख सकते हैं, inertia is the property of an object. Inertia is the property of object. What is inertia? So inertia is the property of an object. If there is more mass, then there is more inertia. तो इनर्शिया को हमने क्या बोला, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो प्री रिक्वायर्ड पार्ट है हमारे पास, एक्सेलरेशन। ये सारे यूज आने वाले हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव करने वाले हैं। एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट किया, इनिशियल को u और इसको t, तो a। टाइम को t से। तो जब भी हमने बताया था कि जब हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी हम लोग रेट की बात करते हैं, रेट का मीनिंग क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और चेंज का मीनिंग क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मीनिंग नहीं होता है। अब यहाँ पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का चेंज निकालेंगे। यस सर नो, कुछ भी डाउट है तो पूछो आप लोग, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, मोमेंटम। So it is represented by P. It is represented by P. It is represented by P. डिफाइन कैसे करते हो आप, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड as momentum. Mathematically you can write we can write P is equal to M into V। आ रहा है समझ में? यहाँ पे भी लिख दो, यू लिख दो, वेलोसिटी को ही डिफाइन करते हैं। तो पी, मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है, मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है, कंटिन्यूअस मोशन नहीं, मास इनटू वेलोसिटी। ये हमारा मास है, ये हमारा वेलोसिटी है। जब यूनिट देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, यूनिट जब भी मोमेंटम का निकालोगे आप तो क्या आता है, मास का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड, यूनिट ऑफ पी
जैसे मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मोमेंटम गेन करना, जैसे बॉल है तो इसका मास m है, जैसे ही इस पे फोर्स अप्लाई किया इट विल अचीव सर्टेन वेलोसिटी, सो प्रोडक्ट ऑफ बोथ विल डिफाइन एज मोमेंटम. So momentum is nothing, it is the product of mass and velocity. What is momentum? It is the product of mass and velocity. Yes or no? मोमेंटम को डिफाइन कैसे करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. यूनिट कैसे लिखते हो? मास का यूनिट केजी होता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या लिखते हो? मीटर पर सेकेंड. यस, किसी को भी कुछ डाउट है बोलो आप. वो सब लिख सकते हैं ना यहाँ पे, इसलिए कोई अभी दिक्कत नहीं है. यस बोलो आप. ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये हमको लिखना है. तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आने वाले हैं. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. रेट का मीनिंग क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on any object. तो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसको मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे मैं लिख रहा हूं. रेट का मीनिंग क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. चेंज का मीनिंग क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल. मोमेंटम दिया इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है? दिस इज द साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का मीनिंग क्या होता है कि जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट, जैसे 10 मैंगो का प्राइस 20 रुपए है, 20 रुपीज, सो 20 के लिए क्या होगा? बढ़ते जाएगा. जैसे नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ जो आपका प्राइस है वो भी बढ़ने वाला है. सो फोर्स अप्लाइड एफ, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, तो इसको चेंज इन मोमेंटम, इसको आप ऐसे भी रीड करते हो, चेंज इन मोमेंटम. और रेट मींस डिवाइड बाय टाइम. सो यू कैन आल्सो राइट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 फाइनल में एंड डिवाइड बाय टी. मैथमेटिकली जो भी हम कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है. फिजिक्स में मैथमेटिकली एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने के लिए और सीखने के लिए भी. इसमें कोई डाउट है बताओ आप. फिर से मैं क्या करूंगा यहाँ पे, फोर्सेस, अगर एम भी माइनस एम यू लिख दिया तो कोई डाउट है क्या? क्योंकि अगर मैंने एफ का मीनिंग यहाँ पे लिखा फोर्स, भी का मीनिंग क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी. The meaning of u is initial velocity. आ रहा है कि समझ में? सो अगर P1 निकालना है, P1 निकालना है, इनिशियल मोमेंटम. P का मीनिंग क्या है? इनिशियल मोमेंटम. तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. P2 का मीनिंग क्या है? फाइनल मोमेंटम, इसलिए मास इनटू mv माइनस mu बाई टी. और जैसे ही हमने F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m को हमने चेंज बाहर लिया आउटसाइड, एंड दिस, ये जो क्वांटिटी है इसको मैंने क्या डिफाइन किया था थोड़ी देर पहले? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो आपने इसको एक्सेलरेशन लिख दिया.
जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट को हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। जब भी आप कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप रिमूव करते हो तो उसके प्लेस पे आपको कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना है। और यहाँ पे k इजिकल टू 1 बाई एक्सपेरिमेंट से निकाला, तो इसलिए f इजिकल टू क्या हो गया ma। इसको अच्छे से नोट डाउन करना है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। F का मीनिंग क्या होगा, फोर्स, अप्लाइड फोर्स जिसको हम बोल रहे हैं। M का मीनिंग मास, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी रेट का मीनिंग आपको फाइंड करना है तो रेट का मीनिंग क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, यही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। यस और नो। तो हमने क्या क्या सीखा था, इनर्शिया के बारे में, फिर मोमेंटम के बारे में हमने ये सिखाया था, जो भी हमारा प्री रिक्वायर्ड पार्ट था। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फोर्स, पुल और पुश, और एक एक्सटर्नल एजेंसी दैट विल चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर मास इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड मोमेंटम मींस मास इनटू वेलोसिटी। और फिर हमने इसको डिराइव कर दिया है।